व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इकोनॉमिक्स? अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ रही है? कुछ इंडियन इकोनॉमी जैसा भी है बिफोर 1991। प्रोटेक्शनिज्म, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्ट हो गई तो ये कंज्यूमर डिसरप्ट हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इकोनॉमिक सीरीज लेके आऊंगा फॉर स्टार्ट कर रहे हैं हम इकोनॉमिक सर्वे से। साल 2025 का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इकोनॉमिक सर्वे? इन ब्रीफ बता रहा हूं आपको कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो करंट गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी है, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उसको लेके जो गवर्नमेंट परसीव कर रही है चैलेंजेस, उसके बारे में बताता है। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे का जो मेन फोकस है, हमें वो समझने में मदद मिलेगी। पर आपको ना बहुत हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया हुआ है, बट ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते कैसे हैं और हमें पढ़ना क्यों है, आपके मन में सवाल आना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग। आइए स्टार्ट करते हैं इसको लेके। सबसे पहली बात, यूपीएससी का पैटर्न बदल रहा है। जी हां, मैं यहां पे बात करना चाहूंगा आपसे। अगर मैं देखूं कि यूपीएससी का जो अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न हो गया है, उसमें यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं जी, डायरेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, साल 2024 में क्वेश्चन आया केयर इकोनॉमी का। बच्चों, ये केयर इकोनॉमी बार बार रिपीटेड वर्ड था ऑन द इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर पर कि केयर इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या हैं। फिर कुछ की वर्ड्स आते हैं जिनके मतलब ना तो आपको पता होते हैं, और यूपीएससी चाहता है कि एज अ क्यूरियस, एकेडमिकली क्यूरियस एस्पिरेंट, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड्स लाइक बीटा, लाइक उन्होंने दूसरा वर्ड दिया NEER। ये वर्ड्स बार बार इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं इकोनॉमिक्स के लिए न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहा था पिछले 2 साल से, तो मैं इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ूं? देखिए जी, फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवली वन स्टॉप शॉप। मान लो मैंने प्रीवियस कुछ 2 सालों में न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे पूरा वन स्नैपशॉट में इकोनॉमिक सर्वे ने मुझे बता दिया कि एग्जैक्टली है क्या इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के लिए जो मैं मारा मारा दुखियारा फिरता हूं, उसके लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे इसी डॉक्यूमेंट में सब कुछ मिल गया। दूसरा रीजन, दैट वी आर गेटिंग फॉर्डर पॉइंट फॉर मेंस पेपर। फॉर्डर पॉइंट्स, एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई जो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी है 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर नो टैक्स, राइट? अब ये सब पूरे इंडिया को पता है। अब आप क्या बोलोगे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद? कि इट इज एक्टिंग एज अ कंजम्पशन मल्टीप्लायर। द वर्ल्ड currently is going through geo-economic fragmentation। तो ये फोल्डर पॉइंट्स आपको मिल गए फॉर राइटिंग आंसर, नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट। बच्चों, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको लेके अगर मैं डायरेक्टली उनको मार्क करता हूं ना उनको, तो हो सकता है उनसे आसपास का एरिया पूछा जाए। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे मैपिंग, जो 15 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इकोनॉमिक सर्वे ने कवर किए हैं। नंबर 3, देयर इज अ चैप्टर ऑन क्लाइमेट चेंज, वो भी इकोनॉमिक सर्वे ने कवर किया है। तो इसकी इंटरलिंकेज विद अदर सब्जेक्ट्स इज वेरी हाई। और जब आप वो पॉइंट लिखते हो जो गवर्नमेंट एग्जाम और जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है, और गवर्नमेंट एग्जाम में वो थिंकिंग आप लिखते हो मेंस के अंदर, तो यू फेच मोर मार्क्स देन द अदर स्टूडेंट्स। जो लोग किसी किताबी बात को लिख रहे हैं, आप किसी प्रैक्टिकल बात को लिखेंगे, भाई नंबर तो आप ही को ज्यादा मिलेंगे ना। नेक्स्ट, देयर आर कीवर्ड्स विच आर मेंशन्ड, दैट एक वर्ड आया जैसे गवर्नमेंट डिस सेविंग, मैं आपको करवाऊंगा बच्चों ये सब वर्ड्स। दूसरा वर्ड आया गवर्नमेंट डेफिसिट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये सब वर्ड्स यहां पे आ रहे हैं। एंड व्हेन यू यूज दीज वर्ड्स
in your answers, so you get more marks than the other students. सिंपल है। अब ये 482 पेजेस का डॉक्यूमेंट आप कैसे पढ़ोगे? व्हाट शुड बी द अप्रोच? देखो, मैंने यहां पे ना बहुत सारी अप्रोचेस देखी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपनी समरी प्रेजेंट करते हैं, एंड दे आर गुड समरी, आई विल नॉट टर्म देम एज बैड। देर इज अनदर वे, लोग चैट जीपीटी पे कहते हैं कि हे चैट जीपीटी मुझे इसका समरी दे दे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ओके स्ट्रैटेजी। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देखो 482 पेजेस आप पढ़ने बैठोगे तो यू विल कॉज मोर लॉस देन गुड। पहली बात तो आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है, तो आप सब कुछ क्रैम करने की कोशिश करोगे, और दूसरी बात, हो सकता है आप कोई चीज ऐसी मिस कर दो। तो मैं आपको एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आप पूरी वीडियोस देखो, जो मैं आपके सामने सीरीज लेके आऊंगा पूरे चैप्टर्स की। इसके साथ आप समरी किसी भी इंस्टीट्यूट की उठा लो, या जो मैं समरी प्रोवाइड करूंगा वो वाली पढ़ लेना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वीडियोस एज वेल एज समरी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लास्ट के 3 सालों से पैटर्न यूपीएससी का बदल चुका है, और इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल चीजें आ रही हैं। मैं थोड़े से मिथ ब्रेक करना चाहूंगा यहां पे इकोनॉमिक सर्वे के। कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे फैक्चुअल है। हां जी, फैक्चुअल, कि इसमें हमें पता लगता है जी ग्राफ्स, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है, इस तरह के हमें ग्राफ्स पता लगते हैं। सर ये कहां रेलेवेंट है? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स थोड़ी ना है जो मैं ये सब ग्राफ्स पढ़ूं। बच्चों, ये बिल्कुल मिथ है आपका, और आपको कोई बरगला रहा है यहां पे। आपको थोड़ा सा यहां पे ये जोर देने की जरूरत है कि पिछले 3 सालों से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आया 2023 में कि वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रही है, एंड द मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉन्ट्रैक्शनरी इन नेचर। अब बच्चों, ये लाइन फैक्चुअल है, मतलब ये चीज हो रही है एज अ फैक्ट, इट इज अ ट्रुथ। बट क्या आपको पता है, ये सब लाइन आपको पता तब चलती जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते पूरे 1 साल का, उसको रिवाइज करते 15 बार, और हो सकता है वहां भी आप मिस आउट कर जाते। बट एक ब्यूटी देखिए इस एग्जाम की और इस इकोनॉमिक सर्वे की, कि आपको वो कंसोलिडेटेड मैनर में वन प्लेस पर हर इंफॉर्मेशन मिल रही है जो वर्ल्ड में हो रहा है। तो अगर इस तरह का कोई ट्रेंडिंग चीज आती है कि वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, आप उसको इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ने के बाद या तो आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हो, या आप उसको ट्रुथ मान सकते हो। तो आई होप आपका एनालिटिकल फ्रेमवर्क में नॉलेज बेस इंक्रीज होगा, जिससे आपका जो प्रीलिम्स में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो ये मिथ निकाल देना, इट इज अ फैक्चुअल इन नेचर, बिकॉज एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी इस तरफ टिल्ट हो रही है। आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आप गेस वर्क कतई नहीं कर सकते हैं। नाउ इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की अप्रोच पे आते हैं। बच्चों, ये 482 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और इसमें 13 चैप्टर हैं। अब आपको ये 13 चैप्टर कैसे पढ़ने हैं और मैं इस इकोनॉमिक सर्वे को कराऊंगा कैसे, जरा उसे समझते हैं। बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने एक इंटरेस्टिंग गेम खेली इधर। मैंने क्या किया कि मैंने वो चैप्टर जो इंटरलिंक्ड हैं उनको मर्ज कर दिया और उनको एक साथ पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए। जैसे कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड मीडियम टर्म आउटलुक। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी हमें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, एज वेल एज डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। और जो ये चैप्टर है हमें बता रहा है कि एग्जैक्टली हमारी डोमेस्टिक इंडिया को ग्रो करने के लिए 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें किस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए, आवश्यकता है। देन मैंने मर्ज कर दिया एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर को और लेबर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एरा को। देन मैंने एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज को मर्ज कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन वाले चैप्टर को मर्ज कर दिया। इंडस्ट्री सर्विस को अलग से एक चैप्टर में मर्ज कर दिया। एक्सटर्नल सेक्टर उसको अलग चैप्टर में मर्ज कर दिया, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट को अलग, और सोशल सेक्टर वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग चैप्टर में मर्ज कर दिया। सो अगर आप इनको एक नजर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 13 के 13 चैप्टर बिल्कुल ही अलग अलग हैं। लेकिन मैं आपको एक फ्लो चार्ट देता हूं,
इवन फॉर दो स्टूडेंट जो मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने फ्लो चार्ट क्लास में बनवाया है। आप इस फ्लो चार्ट को जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट पे फोकस करना, ये आपको आप अपने क्लासरूम जो आपका स्टडी रूम है उसके सामने भी आप लगा सकते हो। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक चैप्टर है, और स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड रिफॉर्म्स और डीरेगुलेशन वाला दूसरा चैप्टर है। आपके सिलेबस में भी एक टॉपिक है प्लानिंग, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो आप इंडियन इकोनॉमी का आपके सिलेबस में है बच्चों, ये याद रखना है। इकोनॉमिक्स नहीं है हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है। वट एवर इज हैपनिंग और हैज हैपेंड और विल हैपन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है आपको। तो ये इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट होती है दो पॉलिसी से, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी इज टूवर्ड्स प्राइस स्टेबिलिटी। ये सब आपके सिलेबस के टॉपिक्स के नाम है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक के नाम है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड द प्राइस स्टेबिलिटी, जो हमने प्राइस वाला टॉपिक है, दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। देन फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देन ये सब चीजें हैं इंडियन इकोनॉमी के इंटरनल, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इंटरनल। एक्सटर्नली जो हम पॉलिसी फॉलो करते हैं वो हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी। आज जब हम बैलेंस ऑफ टॉपिक और एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे तो मैं आपको उसमें सब बताऊंगा कि रुपया क्यों गिरता है और रुपया इतना गिर क्यों रहा है, भारत में एफडीआई का क्या माहौल है, एफपीआई का क्या माहौल है, रेमिटेंसेस का क्या माहौल है, वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है, ये सब हम बात करेंगे। देन ये सब का टारगेट क्या होता है इन सब पॉलिसीज का, कि हम तीन सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज, एज वेल एज सर्विस सेक्टर, इनको ग्रो कर सकें। अच्छा जी, इनको क्यों ग्रो करना है? ताकि इंडिया में हम सोशल वेलफेयर ला सकें, यस और नो। और इन सब सेक्टर को ग्रो करने के लिए इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये सब टॉपिक्स इकोनॉमिक सर्वे के भी टॉपिक हैं और सिलेबस के भी टॉपिक हैं। तो अगर आपको सिलेबस याद नहीं होता तो इस फ्लो चार्ट को याद कर लो, इकोनॉमिक सर्वे में क्या टॉपिक है तो इसको याद कर लो। आपको आंसर लिखने में आइडियाज चाहिए तो ये फ्लो चार्ट माइंड में होना चाहिए आपके, तो यू विल स्कोर मोर मार्क्स देन अदर एस्पिरेंट्स। देन ठीक है जी, आइए एक बार फिर से हम देखते हैं जरा। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीडियम टर्म आउटलुक, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, लेबर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी, इंडस्ट्री, सर्विसेज, सोशल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। आपने ये फ्लो चार्ट पे बनाया या नहीं बनाया ये बता दो बच्चों आप। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको हमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। हाँ जी, चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। ठीक, अब ये क्या कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर? कह रहा है जी, वर्ल्ड ओवर हमें देखने को मिला कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आ गया है, और स्पेशली कौन से पार्ट्स में बच्चों? यूरोप में और एशिया के पार्ट्स में, नंबर वन। अब इसको जरा समझते हैं और दूसरी लाइन पढ़ते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेड पॉलिसी रिस्क। वर्ल्ड ओवर दो चीजें हो रही हैं, एक तो यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन है, नंबर वन। नंबर टू, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ट्रेड पॉलिसी रिस्क एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रही हैं वर्ल्ड ओवर। आइए इनको समझते हैं थोड़ा सा हम। ये वर्ल्ड का नक्शा है बच्चों, ठीक? हाँ जी बिल्कुल है। आइए देखते हैं इसको, वर्ल्ड में चल क्या रहा है। पहले हम समझते हैं यूएस, मैक्सिको और कनाडा के लॉजिक से। देखो जी, साल 2008 और 9 के बाद यूएस की इकोनॉमी डाउन होने लग गई। क्या होने लग गई? डाउन। यूएस के 3 पिलर चाहिए होते हैं, और वर्ल्ड ओवर जब हम बात करते हैं सुपर पावर की, सो देयर आर
three pillars. One is economic power, number two is military power, number थ्री is soft power. बच्चों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि यूएस वर्ल्ड में अपने जीडीपी का सबसे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पेंडर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन मिलिट्री इज यूएस. यूएस के पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है और मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत स्ट्रांग है. दूसरी चीज सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर एक ऐसी पावर है जो आप एग्जिबिट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो अदर स्टेट के और उनके लोगों को थ्रू द मैकेनिज्म्स लाइक डांस, योगा और एनी अदर मैकेनिज्म जो हार्ड पावर नहीं है बट आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उनके बिहेवियर को. जैसे यूएस का हॉलीवुड. अब आप कहेंगे सर हॉलीवुड यूएस में है, वो पावर कैसे होगी? बच्चों जब आप यूएस के कोई टेलीविजन देखते हो, हमारे टाइम में एक फ्रेंड्स करके एक एपिसोड आता था और सॉरी सीरियल आता था, तो फ्रेंड्स में उसकी तरह से टी शर्ट हम पहनना चाहते थे, यूएस के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम पहनना चाहते थे जैसे वो पहनते हैं. तो क्या आपको नहीं लगता उनकी कंपनी हमारे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा अच्छे से सेल कर पाएगी? तो ये भी तो उनकी एक पावर ही हुई ना कि उन्होंने हमें इस तरीके से लुभा दिया और हमारी अपनी बातों को मनवा लिया. तो कहीं ना कहीं यूएस बोथ वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन सॉफ्ट पावर है और बेहतरीन मिलिट्री पावर है. लेकिन 2008-9 के बाद यूएस की इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन हो रही है. अब बच्चों यूएस की इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन हो रही है तो यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं वो इस चीज को सोच रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन क्यों हो रही है. उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरा पैसा घट रहा है तो मुझे अपना खर्चा घटाना पड़ेगा. तो यूएस ने क्या कह दिया कि जो वर्ल्ड में डिफेंस एक्सपेंडिचर यूएस करता था अब मैं नहीं करूंगा. नेटो में सबसे ज्यादा पैसा मैं देता हूं लेकिन अब मैं ज्यादा पैसा नहीं दूंगा, बाकी जितने नेटो के मेंबर्स हैं सबको पैसा देना पड़ेगा. दिस इज द आइडिया ऑफ स्पेंडिंग द मनी कि मेरा खर्चा कम हो गया, बाकी खर्चा बियर करेंगे. फिर ये अफगानिस्तान से विड्रॉ करके चला गया. ये वर्ल्ड में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वहां पे खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यूएस का माइंडसेट उसको पता है कि पहले ही मेरी इकोनॉमिक पावर नहीं है, क्यों इतना खर्चा करना. तो विद दिस थॉट यूएस इज फॉलोइंग अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टर्म्ड बाय प्रोटेक्शनिज्म. बच्चों ये कुछ 16th और 17th सेंचुरी यूके की पॉलिसीज हैं और यूरोप की पॉलिसीज हैं, जब वो वर्ल्ड में ये चाहते थे कि हमारे देश में कोई इंपोर्ट ना करे और हम दूसरे की दुनिया में एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करें. उसका लॉजिक ये था कि सपोज करते हैं मैं दूसरी कंट्री में अपना कोई माल बेचता हूं, दूसरी कंट्री में अपना माल बेचता हूं तो उनका पैसा मेरी कंट्री में ट्रांसफर होगा, तो यानी उनकी वेल्थ मेरी कंट्री में ट्रांसफर होगी और मेरी वेल्थ तो मेरी है ही. सो द आइडिया वॉज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ and this protectionism in historical sense it is also called mercantilism where the idea is कि अपने को तो बंद कर लिया, बाहर सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट वाले के लिए दरवाजे बंद. ये कुछ इंडियन इकोनॉमी जैसा भी है बिफोर 1991. प्रोटेक्शनिज्म. अब ये प्रोटेक्शनिज्म से होगा क्या, थोड़ा समझते हैं इस चीज को. विद दिस प्रोटेक्शनिज्म यूएस बहुत चालू है. उसने ऑब्जर्व किया देयर आर कंट्री लाइक इंडिया, फ्रांस, चाइना एंड अदर कंट्रीज जो यूएस में ज्यादा क्या करती हैं, एक्सपोर्ट, एंड ये यूएस से इंपोर्ट नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ यूएस से क्या करती हैं, यूएस को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट. तो किसकी वेल्थ ट्रांसफर हो रही है, यूएस की. यूएस ये नहीं देख रहा कि जब ये कंट्रीज सस्ते में माल यूएस को देती हैं तभी तो उनके लोग ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं. इस बात को नहीं देख रहा यूएस. यूएस किस बात को देख रहा है कि भाई जब ये कंट्री मेरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हैं तो वेल्थ मेरी जा रही है. बट ये नहीं देख रहा उसके लोग वेल ऑफ हो रहे हैं, उसके लोगों के पास परचेजिंग पावर और जब एबिलिटी टू परचेज मोर, द कंज्यूमर चॉइस, वो इनहेंस हो रही है. कंज्यूमर एम्पावरमेंट की तरफ नहीं देख रहा है वो. नाउ यूएस वांट्स
कि जो ये कंट्रीज हैं लाइक चाइना, लाइक इंडिया, इन सब के माल के ऊपर मैं टैरिफ लगा दूं। क्या लगा दूं? टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है बच्चों टैक्स। सिंपल क्या वर्ड है? टैक्स। टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर लगा दूं, कि नॉन टैक्स रिलेटेड बैरियर लगा दूं, और इनके माल को कर दूं महंगा। तो जब इनका माल मेरी कंट्री में आएगा और वो महंगा हो जाएगा, तो माल कम लोग खरीदेंगे, उसकी डिमांड घट जाएगी। प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है। सो दिस इज व्हाट यूएस इज ट्राइंग टू डू। उसने इंडिया को बोला भी है, इंडिया इज द हाईएस्ट टैरिफ्ड नेशन इन द वर्ल्ड। तो इसके पीछे उसका लॉजिक इकोनॉमिक नहीं है, उसका लॉजिक स्ट्रैटेजिक है। और यूएस वर्ल्ड में ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है बच्चों। 1980 में राइज ऑफ जापान को रोकने के लिए उसने जापान की कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, ताकि उनकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो थ्रेटन ना हो जाए। जापान ने ऐसी सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी 1980s, जिससे यूएस की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको थ्रेट हो जाता। लेकिन जापान को उसने कैसे रोका? उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो ये यूएस का पुराना मॉडस ऑपरेंडी है। जब भी उसको खतरा महसूस होता है वर्ल्ड में अपने राइस का, तो वो क्या लगा देता है? उनके ऊपर सैंक्शन। चलो, हमें समझ में आया यूएस व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू डू। नंबर 1, वेरी गुड। नंबर 2, रशिया को देख लो जी। रशिया ने लड़ाई करके बैठ गए यूक्रेन के साथ। बताओ, इन भाई साहब, रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड ओवर वेजिटेबल ऑयल सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स बच्चों, हम खाना जो बनाते हैं, जो कुकिंग ऑयल जिसको हम कहते हैं, वो यूज होते हैं कहां से? यूक्रेन से। थर्ड, उधर भाई साहब इजराइल वाले ने हमला कर दिया, ठीक है जी, और फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा और ज्यादा गहरा हो गया। कोई ये कंट्रीज जो वेस्ट एशिया है ये डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है। इजिप्ट इज सेइंग आई विल सपोर्ट फिलिस्तीन कोज। अब समझिए, इजिप्ट के बीच में देखो, ये छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये है सुएज कैनाल। अब जो शिप वर्ल्ड ओवर आ रहे थे और यहां से जाके वर्ल्ड में जा रहे थे, इनको केप ऑफ गुड होप से आना पड़ रहा है, यहां से आना पड़ रहा है, देखिए, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ओवर जो इन्फ्लेशन है, जो मॉडरेट हुई है, इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन फ्यूचर में कभी फिर से बढ़ सकती है। और वर्ल्ड ओवर इससे दो चीजें हो रही हैं। क्या? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नंबर 1। नंबर 2, द प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस ऑफ यूएस and resultant changes in the trade policy leading to the world uncertainty। ये वर्ल्ड जो है बच्चों, ये अनसर्टेन सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि वर्ल्ड ओवर क्या पॉलिसी फॉलो होने वाली है, जिसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या आएगा, जिसका इंपैक्ट हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक गोल के ऊपर क्या आएगा। तो अब दो चीजें पता लग गई वर्ल्ड में, कि एक तरफ वर्ल्ड में protectionist stance of US, number 1, and number 2, that world में रशिया यूक्रेन वॉर, geopolitical tensions between Russia, Ukraine and Israel, Palestine and other countries are getting embroiled into it। तो ये दो चीजें पता लगी। अब आप बच्चों तीसरी चीज देखो, यहां ये कंट्री है चाइना। आपको जान के बड़ा ही अचरज होगा, you will be very surprised to know this, that China handles 45% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% चाइना का रखा हुआ है। और चाइना अगर ये कह दे कल को कि भाई देखो, मैं आपको वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग दे रहा हूं, यूरोप को, अमेरिका को, एशिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को, यानी 45%, मतलब आप समझिए अगर 100 चीज पूरे वर्ल्ड में बन रही है तो लगभग 4.5 चीजें चाइना अकेला बना रहा है। और चाइना अगर कह दे कि भाई देखो, तुम लोगों मेरे पे डिपेंडेंट, अब यहां मैं कोई वायरस छोड़ूं या मैं कुछ गलत करूं या कुछ भी हो जाए, तुम सबको भुगतना पड़ेगा। क्या तुम या हम या पूरा वर्ल्ड, डोंट यू थिंक दिस ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना कुड
और माइट लीड टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस इन द वर्ल्ड। आप कहेंगे वर्ड हैवी हैवी वर्ड यूज कर रहे हैं सर आज तो, लेकिन असली मतलब बताता हूं। देखो इसका, देखो जी बात समझो, वर्ल्ड का आप ट्रेड समझने की कोशिश करो कि वर्ल्ड में ट्रेड होता कैसे है। देखो जी, यूएस माना जाता है वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव कंट्री। ये आइडियाज क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? आइडियाज। इट इज बिकॉज ऑफ इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल और द ह्यूमन कैपिटल, यानी यहां के लोग इतने हेल्दी हैं फिजिकली मेंटली, या यहां के लोग इतने शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, स्किल्ड हैं कि दे आर एबल टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज इन द वर्ल्ड। चाहे वो सर्विसेज हो, फेसबुक हो, गूगल हो, याहू हो, एडोबी हो, कुछ भी आइडियाज जो इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर अगर कोई चीज वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर भी हो रही है। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा आईफोन का। आईफोन एप्पल एक कंपनी है, आइडियाज कहां से चले? यूएस से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बच्चों कहां होती है उसकी? चाइना। यानी वर्ल्ड का माइंड हाउस कौन है? यूएस। पावर हाउस कौन है? चाइना। और कंजम्पशन कौन सी कंट्री कर रही है? हु इज द लार्जेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड? कहां पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, कहां पे यंग पॉपुलेशन है, कहां पे रूरल इंडिया बहुत ज्यादा है, एस्पिरेशनल इंडिया कहां पे, और एस्पिरेशनल लोग कहां पे ज्यादा हैं? इंडिया के अंदर बच्चों। तो ये है वर्ल्ड की सप्लाई चेन। अब देखो सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट होगी। आइडियाज चल पड़े, उसको कोई डिसरप्ट नहीं कर सकता। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्ट हो गई तो ये कंज्यूमर डिसरप्ट हो जाएंगे। देख लो ना कोविड में क्या हुआ, जब चीजें हमें नहीं मिली तो उनके दाम बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई घट गई, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से जब सप्लाई घट गई तो उनके प्राइसेस इंडिया के अंदर बढ़ गए। दिस इज द ग्लोबल सप्लाई चेन विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो ये पूरे वर्ल्ड का एक कंसर्न है, 3 कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए, अगर इन कंट्रीज में कोई इकोनॉमिक तौर पर कोई भी वॉर होता है, क्या वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव होगा या नॉन कंड्यूसिव होगा? नॉन कंड्यूसिव होगा। अगर रशिया यूक्रेन में वॉर बढ़ जाता है, इजराइल फिलिस्तीन में वॉर बढ़ जाता है, ऑयल के दाम महंगे हो जाएंगे, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी। वर्ल्ड का और इंडिया का 90% ट्रेड बाय वॉल्यूम गोस थ्रू वाटर, पानी के थ्रू चलता है जी जहाज। ये जहाज यहां से नहीं जाएगा तो यहां से जाएगा, जो महंगा हो जाएगा, और हम उड़ने से पहले ही ग्राउंड हो जाएंगे। क्या मतलब? 2047 को हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है जी, इंडिया को विकसित बनाना है, विकसित भारत। वी नीड टू मेक इंडिया डेवलप बाय 2047। इस दिस विकसित भारत नीड डबल डिजिट ग्रोथ, और एटलीस्ट जीडीपी शुड ग्रो बाय 8%। अभी हमारी करंटली ग्रोथ है 6.4%। कैसे होगा? क्या करें जब वर्ल्ड इतना अनसर्टेन है? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट समझाने के लिए, द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज रीजनल इंस्टेबिलिटी। सबको पता है, मैं ज्ञान दे चुका हूं ये। इंपैक्ट एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, अरे भाई तेल और वीट, रशिया यूक्रेन वीट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। फूड सिक्योरिटी, जिससे क्या बढ़ेगी? इन्फ्लेशन। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैव रीशेप्ड द ग्लोबल ट्रेड, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है वर्ल्ड के बीच में, जिससे ग्लोबल ट्रेड रूट्स चेंज हो रहे हैं, जिससे कंट्रीज जो हैं वो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज अपना रही हैं। स्पेशली यूएस जो कहता था कि चलो वर्ल्ड को ओपन करते हैं, चलो वर्ल्ड को फ्लैट करते हैं, और लेकिन वही वर्ल्ड को क्लोज करने पे लगा है। देन वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, अब सब यूएस के पैसे वाले लोग पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वो क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी चल रही है, तो हम कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपने घर में ही पैसा वापस लेके चलते हैं। ठीक, तो लास्ट साइबर अटैक्स, अब पूरा वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है, और वो अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, तो क्या होगा? तो डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंज? यस। सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू वर्ल्ड ग्रोथ? इंक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइसेस. There are higher chances that cost of production might increase, as well as prices in the world will increase, as I've explained in the previous part. Then वर्ल्ड में यूएस जब इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज अपनाएगा तो वर्ल्ड में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे बाहर, क्योंकि बाहर होता क्या है, यूएस की कंपनी एप्पल चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती है और यूएस में इंपोर्ट करती है। अब उसको लगेगा कि यार ये तो टैक्स लग रहे हैं मेरे माल पे, तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई नहीं, मैं तो यूएस में ही बना लूंगी। तो पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी। और देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट जब आती है, एप्पल जैसी कंपनी जब किसी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो वो नई नई इनोवेशन लेके आती है। किस किस चीज में?
not just how things should be manufactured, not just how what are the technologies, बट ऑल्सो चीजों को मैनेज कैसे करना है। ये सब चीजें, ये इनोवेटिव चीजें कौन बताता है? एप्पल। सो द पॉइंट इज, जब एप्पल आएगा ही नहीं इंडिया में, क्योंकि यूएस में इतनी पाबंदियां लग चुकी हैं, बंदिशें लग चुकी हैं, तो क्या वर्ल्ड ओवर इनोवेशन जैसे शब्द भी आ पाएंगे? डोंट यू थिंक हमारा वर्ल्ड वेल ऑफ होने की बजाय वर्स ऑफ हो जाएगा, और हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले जाएंगे? सो क्या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में एडवांसमेंट आएगी या रिग्रेशन आएगा? सो टाइम विल टेल, बट दिस इज द वर्ल्ड सिनेरियो इकोनॉमिक सर्वे इज टेलिंग अस। देन सो देयर आर हायर चांसेस दैट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल हिंडर। देखो मैं यहां पे बताता हूं, ये लिखा हुआ है जियोपॉलिटिकल रिस्क का एक इंडेक्स है जी। साल 2024 में जियोपॉलिटिकल रिस्क देखिए किस प्रकार वोलेटाइल है। वोलेटिलिटी देखिए बच्चों, वोलेटिलिटी। देन आप देखिए वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। देखो कैसे जा रहा है ऊपर, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है। आप कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसको, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। देखो जी, एक है अमीर कंट्री, रिच कंट्री, और दूसरी है पुअर कंट्री। एक है अमीर कंट्री, एक है पुअर कंट्री। अब ये कंट्री तो रिच रहेगी, ये कंट्री पुअर रहेगी। ये पुअर कंट्री रिच कैसे बनेगी? ये बनेगी जब ये पुअर कंट्री अपना माल यूएस को भेजेगी या रिच कंट्री को भेजेगी, और ये जो पैसे देगा इसको पैसा ट्रांसफर करेगा, पैसा। तो यानी ये पुअर कंट्री विल बिकम व्हेन द वेल्थ फ्रॉम रिच कंट्री विल बी ट्रांसफर्ड। और इसका तरीका क्या है? अब आपको रिच बनना है, इंडिया को रिच बनना है। इंडिया एक लोअर मिडिल इकोनॉमी है, इसको हायर लेवल पर राइज होना है। ये कैसे होगी बच्चों? नंबर वन तरीका, कि अपन क्या करते हैं, जैसे हमारे यहां ब्रिटिश आए, तलवारों से लड़के अपने इंडिया का सारा पैसा लूट के ले गए। एक तो वो भी तरीका है। दूसरा तरीका पीसफुल, कि मैं क्या कहूंगा, यूएस वालों लो, मेरे से तुम ये चीज लो और पैसा दो, खरीदो तुम मेरे से ये चीज। तो यानी ट्रेड करेंगे ना, तो ट्रेड से क्या ट्रांसफर होगी? द पुअर कंट्री विल नॉट रिमेन पुअर, इसकी वेल्थ इंक्रीज होगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। और बच्चों, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक ट्रेड टू द वर्ल्ड जीडीपी जो रेट था वो लेस देन 8% था। बट अब ट्रेड टू वर्ल्ड जीडीपी जो हो गया है ना, 60% हो गया है बच्चों, और मोर देन 50% हो गया है। तो नाउ यू कैन सी द राइज इन वर्ल्ड ट्रेड, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल्थ ट्रांसफर एज वेल एज द पीसफुल वर्ल्ड। क्या आप और मैं ऐसे वर्ल्ड में जीना चाहते हैं जहां पर हम तो सही हैं लेकिन बाकी लोग भूखे मर रहे हैं, बाकी वर्ल्ड कंट्रीज बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है? तो बेटर क्या है कि वेल्थ ट्रांसफर होनी चाहिए वर्ल्ड में, और ऐसा तभी संभव है जब वर्ल्ड में क्या होगा? ट्रेड। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट उसमें क्या बढ़ गई है? अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ रही है? मैंने आपको बताया, वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ट्रेड पॉलिसी में चेंज आ रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस यूज हो रहा है। ये सब रीजन लिखने हैं भाई मेंस में, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू डोमेस्टिक सिनेरियो ऑफ इंडिया सो दैट यू कैन अप्रिशिएट। अब आपको क्या समझ में आया कि वर्ल्ड ओवर बहुत अनसर्टेनिटी है सर। वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ के बादल ऊपर जाने के बजाय नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर लड़ाइयां खत्म होगी, अगर ट्रंप बाबूजी ने यह कह दिया कि भाई देखो सब अपने घर लड़ाई लड़ाई माफ करो और अपने घर जाके आराम करो, तो अगर सबने उसकी बात मान ली तो ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और ट्रंप कह रहा है कि जो भी इंडियन इलीगल आएगा उसको बाहर भेजूंगा मैं, कोई दया धर्म नहीं दिखाऊंगा मैं। ट्रंप बोलने लगा कि भाई अगर इंडिया टैरिफ लगा रहा है उस पर डबल टैरिफ लगाऊंगा मैं। ट्रंप बोलने लगा चाइना को सबक सिखाना है, इसका राइज नहीं होने देना, हमारे बराबर कैसे आ गया तू मूर्ख, उसके ऊपर टैरिफ वॉर करा दो, उसको और सेंशन लगा दो उसके ऊपर, तो भाई फिर कुछ और हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स। नाउ यू हैव टू वॉच व्हाई वर्ल्ड इकोनॉमिक इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू।
ठीक, आईआर में भी आपको ये सब इवेंट्स लिखने हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के जब आप आंसर लिखोगे, ऑल द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन राइट नाउ, यू हैव टू राइट दैट इन योर आंसर्स कि व्हाई अमेरिका इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, और व्हाई पर्टिकुलर कंट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, और व्हाई पर्टिकुलर रीजनल ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फाइन। नाउ व्हाट इज द इंडियन सिनेरियो? देखो जी, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है पीएफएसई, पीएफसीई। इसका मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है जी, देखो जी, जब एक कंट्री की जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ, आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई आप की शादी हुई और आगे जो परिवार बढ़ा, वो क्या कहेंगे, आपकी फैमिली की क्या हो गई, ग्रोथ। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। ग्रोथ यानी किसी चीज का बढ़ना। मैं बात करता हूं यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी इन टर्म्स ऑफ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इन इकोनॉमिक्स द ग्रोथ इज मेजर्ड बाय अ वेरी पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड एज जीडीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि देश के अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कितने गुड्स बन रहे हैं और कितने सर्विसेज बन रहे हैं। अगर पिछले साल 100 बने और इस साल 110 बने तो ग्रोथ कितनी हो गई, 10%। सिंपल, जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये होता है बच्चों। ठीक, अब बात आती है, इस जीडीपी ग्रोथ को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं और एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर। जिन बच्चों ने मेरी क्लास लगाई है उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि ये टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे का है तो मेरे को उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, तो आप मेरे इसी चैनल पर थोड़े और वीडियोस आने वाले हैं, पूरी इकोनॉमिक्स अपलोड होगी बेसिक कि जिसमें जीडीपी बताया होगा, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें, इन अ ल्यूसिड मैनर, इन अ मोर एक्सप्लेनेटरी मैनर। तो आप समझिए इस बात को। ये जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंपल। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसको हम पीएफसीई से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं बच्चों, पीएफसीई। समझिए ये मतलब गवर्नमेंट का नहीं है यानी प्राइवेट है, फाइनल है। व्हाट इज फाइनल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। मैं एक गाड़ी बना रहा हूं बच्चों, मेरी बात सुनना, मैं एक गाड़ी बना रहा हूं, मैंने उसके लिए टायर खरीदे, टायर पे 1000 रुपए खर्चे, गाड़ी के अदर पार्ट्स पे मैंने 2000 रुपए खर्चे, टोटल गाड़ी 3000 रुपए की खर्चा हुआ मेरा। टोटल गाड़ी पे कितना खर्चा हुआ, 3000 का। इस 3000 के अंदर टायर के खर्चा इंक्लूड है या नहीं है या नहीं है। 2000 के क्या थे, पार्ट्स, और 1000 के टायर, तो टोटल खर्चा 3000। इस 3000 के अंदर टायर का खर्चा है, टायर इंटरमीडिएट खर्चा है, और टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है, 3000। तो जितना प्राइवेट का फाइनल एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन के ऊपर, वो हमारा बढ़ रहा है 60% से 61.8%। तो 61.8% हमारा क्या हो गया इस जीडीपी का, सी। बच्चों, इंडिया कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये कंजम्पशन हमारे आम आदमियों का कंजम्पशन है। आप किसी मॉल में चले जाओ, भीड़ मिलेगी। आप एप्पल का फोन आता है, लाइन लगी हुई मिलेगी बुकिंग के लिए, फ्री में नहीं मिल रहा, पैसे देने पड़ेंगे और किडनी देनी पड़ेगी, वटएवर। तो द पॉइंट इज, आपको इंडिया में रूरल डिमांड, रूरल इंडिया, अर्बन यूथ, एस्पिरेशनल इंडिया, हमारे यहां पे कंजम्पशन ही कंजम्पशन है। इंडिया इज द वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। यंग लोग एस्पिरेशनल होते हैं। तो ये हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, अरे बढ़ेगा, यही तो हमारी स्ट्रेंथ है। आप समझिए बच्चों, इंडिया की ये स्ट्रेंथ है क्योंकि इंडिया एक यंग इंडिया है, इंडिया एक एस्पिरेशनल इंडिया है, मिडिल क्लास इंडिया है, रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये खर्चा करेंगे, बचाएंगे नहीं घर पे पैसा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, लोन लेके एप्पल के मोबाइल खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो यही है न्यू इंडिया। अब ये न्यू इंडिया हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी स्ट्रांग है,
हमें वर्ल्ड ओवर अगर हो रहा है, अगर वर्ल्ड ओवर कुछ हो रहा है हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन कम फर्क पड़ेगा। इस डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ। वर्ल्ड में कहीं भी स्लो डाउन आ जाए, लेकिन हमारे पास क्या है, पीएफसीई। आपसे कोई पूछे यूएस वाला आके कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, आप बोलना मेरे पास पीएफसीई है। 60% से कितना बढ़ गया मेरा, 61.8%। नंबर 2, एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, रिबाउंड करेगा। थर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.2%। देन सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छा करने वाला है, 7.2% बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। देन there is one challenge which economic survey has pointed out, that globally स्टील और स्टील की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। सपोज करते हैं चाइना के पास बहुत ज्यादा स्टील की कैपेसिटी है। अब चाइना का माल जो है 100 रुपए में बन रहा है। अब वो क्या करेगा, यार ये माल पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा 3-4 साल, इसको बेटर क्या करता हूं, 50 रुपए में मैं क्या करवा देता हूं, माल बेच देता हूं। कहां, इंडिया को। इसको बोलते हैं, जब भी कोई कंट्री ऐसी कोई पॉलिसी लेके आती है जिससे माल जो प्राइस है वो उससे भी सस्ता हो जाता है, और ताकि दूसरे कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर हैं वो खत्म हो जाएं, उसको हम बोलते हैं डंपिंग। और ऐसी चीजों के लिए कंट्रीज क्या इंपोज करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग का मतलब है माल चाहे महंगा हो लेकिन सस्ते में बेचना। आप कहेंगे क्यों बेच रहे हैं, अरे भाई मैं घाटा खा के बैठ सकता हूं, लेकिन वो कंट्री घाटा खा के कभी उठ नहीं पाएगा, तो उस कंट्री सारी उम्र के लिए उसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो हमें लग रहा है वर्ल्ड में स्टील की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो चुकी है। अच्छा जी, यहां पे एक फुल स्टॉप लीजिए। जब भी आप इस तरह के फैक्ट्स मिलते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, आपके मन में आना चाहिए वर्ल्ड में ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील का, और चाइना में स्लो डाउन आ गया है। रीजन बीइंग कि चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जिसके अंदर ये स्टील, ये लोहा, ये मेटल बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, वो रियल एस्टेट सेक्टर चरमरा चुका है, क्राइसिस आ चुका है उसमें। सो दैट इज वाई पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली चाइना में, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, स्टील की, जिससे वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, ट्रेड पॉलिसी, जिससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या हो सकता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या हो सकता है बच्चों, नुकसान। वेरी गुड। यस, नाउ लेट अस लुक एट द इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन सिस्टम। रिटेल इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो गई है जी। हाँ जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देयर आर 2 इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर्स के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो बास्केट है, जो परसेंटेज और नंबर ऑफ गुड्स हैं, वो कौन से गुड्स हैं, रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स। देन देयर इज डब्ल्यूपीआई, 64% ऑफ डब्ल्यूपीआई इज विच प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो 2 तरह की इन्फ्लेशन मेजरमेंट। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई। महंगाई का मतलब क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, ठीक है जी। और डिमांड किन चीजों की बढ़ रही है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। तो कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स कौन से, जैसे वेजिटेबल, पल्सेस, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ रही है, तो कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड, तो उनकी महंगाई बढ़ रही है। तो होलसेल लेवल, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसकी डिटेल वीडियोस मैं जो आपके पास लेक्चर शेयर करूंगा अभी सब्सिक्वेंट डेज में, वो वाले लेक्चर्स में आपको पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखना। आपके कॉन्सेप्ट जो ढीले हैं, जो इधर उधर से आपने नकली तरीके से पढ़ लिया है, उन कॉन्सेप्ट्स 1.5x पे स्पीडली लगा के देख लेना। कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे हो जाएंगे जो सारी उम्र, वो दादा कहते हैं ना, दादा बरते पोता यूज करे, ऐसा कुछ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ टैक्स रेवेन्यू पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स अपीयर्स। जो टैक्स रेवेन्यू, जैसे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ टैक्सेस होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको डिवोल्यूशन करता है। तो दो सोर्सेज हैं स्टेट रेवेन्यू को, खुद का पैसा जो मैं खुद टैक्स लगाऊंगा, और दूसरा मेरे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के मांगूंगा, ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ए नरेंद्र मोदी, ए नीति आयोग मेरे को पैसा के लिए रिकमेंड कर दे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगा, नीति आयोग पैसा डिवोल्यू नहीं करता लेकिन रिकमेंड कर सकता है,
और पॉलिसी में एडवाइस कर सकता है, बट इंडिया में यूजुअली अभी पॉलिटिसाइज हो गया है सब कुछ, या तो फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर करेगा या नरेंद्र मोदी जी। तो नाउ द पॉइंट इज दैट इज हाउ स्टेट्स आर डिमांडिंग पैसा, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। ठीक, तो वो सही चल रहा है जी मामला। ठीक है जी, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये कह रहा है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बच्चों, मजा आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। Food inflation measured by the Consumer Food Price Index has increased from 7.5% to 8.4%. फूड इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में सिर्फ फूड आइटम्स ली जाती हैं, जिसकी वजह से हम ये मेजर कर सकें, फूड आइटम्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं, तो हमें पता लग जाए कि महंगाई उछल रही है, कम हो रही है फूड आइटम्स के अंदर। तो बच्चों एक बड़ी परसिस्टेंट प्रॉब्लम है इंडिया में, क्या कि यहां पे टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो और टोप, ये तीन आइटम्स ऐसी हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, और चौथा पल्सेस। अब बड़ी प्रॉब्लम है, आपके मन में आता होगा सर ये प्याज जो है, वो कहते हैं ना कटने के बाद आंसू आ ही जाते हैं, तो प्याज एक ऐसी चीज है जब कटता है तो आंसू ला देता है, तो जो प्याज है ये महंगा क्यों हो जाता है, ये दालें सस्ती क्यों नहीं होती हैं सर, हम क्यों नहीं बाहर की कंट्री से दालें मंगा ले? इसकी एक बड़ी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली बताई है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। अब आप एक बात बताइए, हम इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं पल्सेस के, और हमारे यहां इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी वर्ल्ड में है और कंज्यूमर भी। इंडिया में शॉर्टेज हो रही है क्योंकि हर बच्चा प्रोटीन युक्त चीज खाना चाह रहा है, पल्सेस में प्रोटीन होता है। अब एक बात बताओ, अब इंडिया में डिमांड और ज्यादा है बाहर से, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, और इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। कहां से, किस कंट्री से पैसा लेंगे, किस कंट्री से लेंगे हम पल्सेस, बताओ। सेम गोज फॉर ऑनियन। जिस महीने में ऑनियन महंगा होता है उस महीने में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन। किससे लाएं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश के पास ऑनियन वैसे ही कम है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इन चीजों को बाहर से इंपोर्ट करके फुलफिल करना बहुत ही लेस पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्यों ना हम डोमेस्टिकली इंडिया में अपना क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करें। किसको चेंज करेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न को, कि जहां पे हम फूड क्रॉप्स में राइस एंड व्हीट, जो सबसे ज्यादा इंडिया का लार्जेस्ट एरिया कवर करती हैं, हम क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें विद द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में भी और फ्रूट्स में भी, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो एज वेल एज पल्सेस। बट यहां पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जी, ये जो अगर आपने राइस, अगर आपने व्हीट लगाई, व्हीट को आप 6 महीने 8 महीने खुले में भी स्टोर कर सकते हो, मतलब प्लिंथ से कवर करके। बट पोटैटो के लिए आपको प्रॉपर, टोमेटो के लिए आपको प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज चाहिए। इसकी स्टोरेज आप इधर बाहर नहीं कर सकते वरना खराब हो जाता है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज एक प्रॉपर, एक एलिगेंट चीज चाहिए, ऐसे सस्ते में काम नहीं चलेगा। और वो इंडिया के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास नहीं है। करे तो करे क्या? अरे सर, आपने प्रॉब्लम बताई, आपने सॉल्यूशन बताया और आपने उसमें प्रॉब्लम बताई। बच्चों, इसी का नाम जीवन है, और जिस दिन आप इस कड़ी को सॉल्व कर लोगे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नाउ इंडिया का एक्सटर्नल पोजीशन देखते हैं कि मर्केंडाइज इंपोर्ट्स और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव वाइडेंड। इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, मर्केंडाइज इंपोर्ट मतलब गुड्स इंपोर्ट, नॉट सर्विसेज। तो गुड्स इंपोर्ट में हमारा गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म रीजन भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म रीजन भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म रीजंस कुड बी कि इंडिया में हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक। और लॉन्ग टर्म रीजन इज हम स्ट्रक्चरली वीक है,
एक कंट्री एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट कब करेगा? इंडिया एक्सपोर्ट कब करेगा? एक्सपोर्ट या तो हम सबसे सस्ता बनाएं कॉस्ट, या हम सबसे क्वालिटी बनाएं। सस्ता बनाने के लिए हमें मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लाइक चाइना। वहां 1000 एकड़ के अंदर एक सिंपल प्रोडक्ट बनता है। और इंडिया में अगर मैं मारुति की प्लांट की बात करूं, मानेसर गुड़गांव के अंदर 100 एकड़ में पूरा मारुति का प्लांट लगा हुआ है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आ पाएंगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम नहीं हो पाएगा। तो या तो हम मास प्रोडक्शन करें, जिसकी कोशिश चल रही है मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत कोशिश चल रही है बच्चों, या फिर हम ऐसी कोई क्वालिटी बनाएं जिसे लोग अपनी किडनी बेच के भी खरीद लें। एप्पल आईफोन, क्या बेहतरीन उसके कट हैं, कर्व हैं, हाँ हाँ, देखो हाथ में पकड़ा हुआ कितना अच्छा लगता है ना, अमीर लोग, रिच पीपल, पुअर पीपल। सो दैट इज हाउ, या तो हम वो चीज बनाएं या हम कॉस्ट सस्ता करें। दोनों ही नहीं है इंडिया के पास, कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, क्वालिटी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत वीक है हमारा। तो भाई इंडिया का लॉन्ग टर्म रीजन स्ट्रक्चरल वीकनेस, इसलिए हमारे यहां पे गुड्स का इंपोर्ट क्या होगा? हमेशा ज्यादा एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट। ठीक रहा सर्विसेज ट्रेड सरप्लस, बहुत बढ़िया। हमारी आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीपीओ, आपने सुना होंगे केपीओ, ये सब हम क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा सर्विस का सेक्टर का, ट्रेड का सरप्लस बहुत ज्यादा है। लास्ट, 7th लार्जेस्ट शेयर इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। अब ये प्रीलिम्स का फैक्ट याद रखना कि ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया कौन से नंबर पे है? 7th लार्जेस्ट नंबर पर। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले कुछ रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा? हमने पहले ग्लोबल वर्ल्ड सिनेरियो देखा। ग्लोबल वर्ल्ड सिनेरियो में यूएस की पॉलिसी देखी, प्रोटेक्शनिज्म। हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा, हमने इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट देखी, ओवर फिलिस्तीन देखा हमने। देन हमने देखा वर्ल्ड में ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। वर्ल्ड में यूएस ऐसा क्यों कर रहा है? उसे दोबारा से सुपर पावर बनना है, तो इकोनॉमिक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है, 45% मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है। तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है, क्योंकि एक ही सप्लायर हो गया वर्ल्ड में, लाइक चाइना। तो वर्ल्ड ओवर ये चल रहा है भाई। अब नेक्स्ट चीज, इंडिया में क्या सिनेरियो है? इंडिया में ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे क्यों बढ़ रहा है? यंग पॉपुलेशन है, एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये लोग कंजम्पशन पे कंजम्पशन करे जा रहे हैं। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी। हाँ, फूड इन्फ्लेशन में स्पेशली वेजिटेबल्स और पल्सेस में कंसर्न है, मैंने बताया, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। तो वर्ल्ड में कहीं और से हम ला नहीं सकते। हमारा जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो राइस और व्हीट पे ज्यादा फोकस है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है बाकी चीजों की। इसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पर हम अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। फिर हमने देखा एक्सटर्नल ट्रेड को, कि वर्ल्ड ओवर ट्रेड वाइज वी आर इन अ वेरी गुड कंडीशन। हाँ, गुड्स के इंपोर्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि ऑयल का शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट बढ़ गया और गोल्ड का शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट बढ़ गया। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे साथ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, हमें एक्सपोर्ट हाउस नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमें या तो सस्ता बनना पड़ेगा या क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन बनना पड़ेगा। सस्ता बनने के लिए मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जो बहुत कम है पॉसिबिलिटी, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी इंडिया में कम है। बहुत सारे रीजंस हैं। आप मेरे दोबारा से इकोनॉमिक्स लेक्चर को देख सकते हो, या आने वाले लेक्चर्स में मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। दूसरा, क्वालिटी बनने के लिए अपने को R&D करना पड़ेगा। प्राइवेट, हमारे यहाँ पे लोगों को स्किलफुल बनना पड़ेगा। ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमें रणछोड़दार सांछड़ वाली सोच होनी चाहिए, या रेंचो वाली सोच होनी चाहिए कि कुछ अलग करना है जीवन में, राजुलाइजेशन। तब जाके हमारे यहाँ पे इनोवेशन होगा, तब जाके हम ज्यादा से ज्यादा नए नए पेटेंट फाइल कर सकेंगे, और तब हम इंडिया में बेहतरीन वर्ल्ड की क्वालिटेटिव चीजें बना सकेंगे। सो इन सबको सिनेरियो को रखते हुए ये वर्ल्ड में चल रहा है। आइए दोबारा से फोकस करते हैं एक और चीज पे, दैट इज इंडियन बैंकिंग सेक्टर। हाँ जी, सर्वे लिखता है कि डिक्लाइनिंग एसेट इंपेयरमेंट्स, आइए इसको समझाऊंगा मैं अभी आपको। रोबस्ट कैपिटल बफर्स, नंबर 2। थर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कि हमारे बैंक में डिक्लाइन हो गए हैं एसेट इंपेयरमेंट्स। आइए समझा। देखो जी, ये एक बैंक है, बैंक लोगों से पैसा लेता है जिसको हम डिपॉजिट बोलते हैं, और बैंक लोगों को लैंड करता है जिसको हम लैंडिंग बोलते हैं। बैंक लोगों को पैसा देता है, तो बैंक एक मिडलमैन है, या अगर एक अच्छा वर्ड यूज करना चाहे तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी।
बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं, मैक्सिमम जो डिपॉजिट रेट है वो 7% का है, लेकिन लोन रेट देखो, ओहो, 4% से लेके 36% भी जाता है। तो बैंक बीच में ये कमीशन का काम करता है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। सिंपल बैंक का ये काम है। अब मैं 2-3 वर्ड यूज करना चाहता हूं, बच्चों धैर्य ध्यान से सुनना। बैंक के पास जो ये डिपॉजिट आ रहे हैं, ये बैंक के लिए बैंक को वापस करना है या नहीं करना है। जब भी कोई चीज हमें वापस करनी होती है तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लायबिलिटी। क्या वर्ड है? तो डिपॉजिट्स बैंक की क्या है? लायबिलिटी। जो ये पैसा लेंड किया है, ये बैंक के क्या हो गए? एसेट। क्या हो गए बच्चों? एसेट। एसेट का मतलब होता है जिस चीज पे अपने को कुछ रिटर्न मिले, वो क्या होता है? एसेट। जिस चीज से हमें कुछ बेनिफिट हो कि ये मेरा एसेट है। लायबिलिटी मतलब जिस चीज को वापस रीपे करना हो। सिंपल। लायबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबल हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरा कोई ना, मैं तेरा लायबल लागे रे, तो लायबल। एसेट कि मैं, तू मेरी क्या है? एसेट कि मुझे तेरे से क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ फायदा। एसेट। सिंपल। लैंड करूंगा तो कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। एसेट लायबिलिटी समझ में आया? अब क्या होता है, इतना आसान नहीं है बैंक का जीवन। बैंक पे आरबीआई की लगाम बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि आरबीआई इज द फादर ऑफ बैंक्स और रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। सिंपल। तो ये आरबीआई इनको बोलता है, अगर आप 100 रुपए लैंड कर रहे हो तो कुछ पैसा आपका खुद का होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगर आप किसी को 100 रुपए लैंड कर रहे हो तो कुछ परसेंटेज आपका खुद का क्या होना चाहिए? पैसा। इस तरह की आरबीआई इनके ऊपर तोहमतें लगाता है। अब आप बात समझो, मैंने विजय माल्या को लोन किया, मैं एक बैंक हूं, यस बैंक, मैंने कभी नो नहीं कहता। नाउ 100 करोड़ रुपए मेरे पास है, और मैंने इसमें से 10 करोड़ रुपए विजय माल्या को दे दिए, और वो 10 करोड़ डूब गए। तो मेरे एसेट क्या हो गया? इंपेयरमेंट। मतलब अब मेरा 100 रुपए की चीज कितने की रह गई? 90 की। तो यानी हमारे देश में माल्या जैसे लोग जा चुके हैं, और अब हमारे यहां पे 100 रुपए की चीज 90 रुपए की नहीं रह रही। तो यहां पे क्या कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे? डिक्लाइन कर रहा है एसेट का इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट मतलब डिक्रीज, परमानेंट डिक्रीज। आप समझ रहे हैं ये बात? लेंडर यानी लोग कम डिफॉल्ट कर रहे हैं, यानी बैंक अब आंखें खोल के पैसा दे रहे हैं कि भाई जिसको पैसा दें वो पैसा डूबे ना। सिंपल। नाउ नेक्स्ट। अब मैंने बताया आपको कैपिटल का बफर बनाना पड़ता है। बफर समझते हो? जैसे हम बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग ग्लव्स के अंदर हमने बफर डाला होता है, रुई, तो जिससे नुकसान कम हो। ऐसे ही बैंक जब किसी को लोन दे रहा है तो बैंक, आरबीआई चाहता है कि बैंक को नुकसान ना हो, बैंक प्रूडेंट आंखें खोल के पैसा दे, तो कुछ परसेंटेज उसको अपना लगाना पड़ता है। तो इनको बोलते हैं बैंक बफर। क्या बोलते हैं हम इनको? बफर। जो कैपिटल रखनी पड़ती है ना अपने पास, जब किसी को लेंड करते हैं तो वो क्या बन जाता है उसके लिए? कुशन, बफर। तो हमारे पास अगर लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत पैसा रखा हुआ है। रिक्वायरमेंट तो है हमारी 9%, और हमारे पास लगभग 16.5% पैसा रखा हुआ है। रिक्वायरमेंट कितनी है? 9%। आपने एक नॉर्म पढ़े होंगे, बेसल नॉर्म। अगेन इकोनॉमिक्स में डिटेल में बताया है ये। अभी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है, अगर ये बताऊंगा तो फिर टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, बाकी बच्चों को मजा नहीं आएगा। तो बेसल नॉर्म्स पढ़ना, उसमें आपको बफर रिक्वायरमेंट पता लगेंगी। और मैंने आपको रीजन दे दिया है कि कुछ पैसा अपना डालना पड़ता है, आरबीआई नॉर्म है, क्योंकि भाई मैं अपना डालूंगा तो ही तो मैं विजडम फुल पैसे दूंगा। अगर मेरा पैसा नहीं होगा, लोगों का पैसा मैं दूंगा लैंड करने के लिए, अगर मैं बैंक हूं तो मैं लॉस करवा बैठूंगा। तो अच्छा चल रहा है बैंक, ऑपरेशनल भाई सब सही चल रहा है, कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं हुआ जैसे पुराने समय में। और 2014 से पहले आपने सुना होगा यस बैंक डिफॉल्ट कर गया, या बहुत सारे ऐसे बैंक डिफॉल्ट कर गए। तो सब सही, सब चंगा सी, ठीक, अच्छे दिन आ गए। देन आरबीआई कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अब प्रीलिम्स के लिए याद रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है इंडिया के अंदर? आरबीआई। नेक्स्ट कह रहा है एनपीए इन द बैंकिंग सिस्टम हैव डिक्लाइंड। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई बैंक, याद रखना, अगर बैंक ने मेरे को लोन दिया और मैंने इस लोन पे या तो ईएमआई जो बनती है 90 डेज तक नहीं दी, कितने दिन तक बच्चों? 90 डेज। तो मैं बैंक के लिए एसेट तो हूं,
बट मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बैंक के लिए, जब बैंक किसी को लोन देता है तो बैंक के लिए वो क्या होता है? एसेट। और इस एसेट पे अगर बैंक को ब्याज ना मिले तो वो बैंक के लिए वो परफॉर्मिंग नहीं, नॉन परफॉर्मिंग है। अरे तुम मूर्खो, कुछ बच्चे इंजॉय पढ़ाई नहीं कर रहे, इंजॉय कर रहे हैं, तो आप परफॉर्मिंग एसेट हो अपने घर वालों के लिए, नॉन परफॉर्मिंग हो? आज मुझे इस कमेंट के नीचे, इस बॉक्स के नीचे लिख के जरूर बताना, ठीक? नाउ द कैपिटल रिस्क वेटेड रेशियो इज 16.7% इज वेल अबव द नॉर्म। मैंने बता चुका हूं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या कह रही है कि क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा हो रही है, डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है, और 41 महीने की क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा हो गई है। देखो जी, बैंक के पास पैसा आया, डिपॉजिट हुआ, ये होगी डिपॉजिट ग्रोथ, और ये उसने लैंड कर दिया, ये हो गई क्रेडिट ग्रोथ। तो ये फास्ट चल रही है। इससे पता लग रहा है कि लोग लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, लोग पैसे पे पैसा खर्चे जा रहे हैं और डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं बैंक में। इसके बहुत सारे कारण हैं बच्चों, ये जरूर समझना। क्रेडिट डिपॉजिट कम कर रहे हैं, लोन ज्यादा ले रहे हैं। अब बैंक को डिपॉजिट के थ्रू जो पैसा मिलता था नहीं मिलेगा, तो आरबीआई से ज्यादा पैसा चाहिएगा। तो आरबीआई लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। आप चेक कर लेना, अभी जाके गूगल करो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। एक वर्ड यूज कर रहा है आरबीआई, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। क्या वर्ड है? अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस। पहले न्यूट्रल था, अब अकोमोडेटिव हो गया, यानी लूज मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड यूज हो रहा है। तो ये लोन जो लोग ले रहे हैं, अब इसमें चिंता का विषय क्या है? क्योंकि हमने पाया है बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल लोन, रिटेल लोन। बच्चों ये सही नहीं है। जब एक देश की जनता इनकम कम हो रही है लेकिन लोन लेके खर्चा चलाना शुरू कर देते हैं, और अगर वो डिफॉल्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डिफॉल्ट, तो वो देश के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए स्पायरलिंग इफेक्ट लाता है। अच्छा, मैं अब आपसे सॉल्यूशन चाहता हूं और रीजंस चाहता हूं कि व्हाई डिपॉजिट ग्रोथ हैज डिक्रीज्ड इन इंडिया। सेकेंडली, इंडिया को क्या करना चाहिए कि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़े या एक इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाए, और इंडिया को क्या करना चाहिए कि इस तरह के गलत सलत लोन ना दे बैंक किसी को भी। अब आजकल इतनी एप्स, इतना सिस्टम आ गया है कि लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको लिखना पड़ेगा कमेंट्स में, ठीक? हाँ जी, इंप्लॉयमेंट सिनेरियो। इंप्लॉयमेंट सिनेरियो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो हर 3 महीने में होता है, तो जो हमें पूरे साल का बताता है, होता 3 महीने में है। तो ये कह रहा है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल एज्ड। आइए इसे समझते हैं। हाँ जी, देखो जी, यहां पे पीरियोडिक लेबर फोर्स एक वर्ड यूज हुआ है। ये कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट फॉर इंडिविजुअल एज 15 ईयर्स एंड अबव हैज स्टेडीली डिक्लाइन। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कम हो गई है। आपको लगेगा कि सर हम तो बेरोजगार बैठे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम दिखा रहा है गवर्नमेंट का डेटा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर कह रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो हैव आल्सो इंक्रीज्ड। द अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पीपल अबव हैज आल्सो इंप्रूव्ड एंड पहले 6.5 था, अब कम हो गया है जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है जी। अब ये सब क्या होता है आप समझना। देखो जी, जरा ध्यान से समझना बच्चों। सपोज इंडिया में 100 लोग पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है? 100। सबसे पहले निकालते हैं वर्किंग एज कितनी है। वर्किंग एज का क्राइटेरिया है कि जो 15 साल या उससे ज्यादा, 59 साल या उससे कम का जो क्राइटेरिया है, इंडिया 15 से 59 साल का लेता है, लेकिन वर्ल्ड ओवर 15 से 64 साल चलता है। 15 to 64। इंडिया में कितना है? 15 to 59। हम इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अब ये वर्किंग एज, 3 तरह के लोग होंगे इसमें, कि जो लोग इंप्लॉयड हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं बट विलिंग है इंप्लॉयमेंट के लिए, इंप्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और जो लोग डोंट वांट टू वर्क,
माई लाइफ माई रूल्स, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क, पुअर पीपल वर्क नॉट रिच पीपल। अब समझना, यहां पे एक वर्ड है लेबर फोर्स। क्या वर्ड है? लेबर फोर्स। इंडिया में लेबर फोर्स का मतलब है इंप्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों। ये इंप्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों डिवाइड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये होता है इंडिया में क्या? लेबर फोर्स। क्या होता है प्यारे बच्चों? लेबर फोर्स। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेबर फोर्स का, कि इकोनॉमिकली एक्टिव कितने लोग हैं, या कितने लोग हैं जो या तो इंप्लॉयड है या देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंप्लॉयमेंट के थ्रू, या अनएम्प्लॉयड है लेकिन चाहते हैं देश को कंट्रीब्यूट करना। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन को देखने के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? लेबर फोर्स। क्या वर्ड यूज किया जाता है? लेबर फोर्स। और बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब है वो लोग हैं, आप लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हो एज पर गवर्नमेंट, नॉट एज पर मी और एज पर यू ओनली। एज पर गवर्नमेंट यू हैव ऑप्टेड आउट, क्योंकि आप लोग चाहते हैं हमें आईएएस बनना है, तो आप लोग नौकरी नहीं करना चाहते, तो आप लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया अपने आप को। किससे ऑप्ट आउट कर लिया? एम्प्लॉयमेंट से। लेकिन गवर्नमेंट, आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आओगे, क्योंकि आपने वॉलेंटरली अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। लेबर फोर्स में ना तो आप आओगे जो वॉलेंट्री निकल चुके हैं, हताश निराश, नौकरी ढूंढते ढूंढते उन्होंने नौकरी ही करनी छोड़ दी है, अपने गांव में जाके खेतों में जाके काम करना शुरू कर दिया है। जीवन में कभी भी हताश निराश हो जाओ, तो नौकरी ना मिल रही हो, तो गांव में चले जाते हैं कुछ लोग, सेफ्टी नेट उनको लिए वो काम करता है। या फिर हाउस होल्ड वर्क, आपकी मदर और आपके फादर जो हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, या आप किसी की केयर कर रहे हो, अनपेड, ये भी काउंट नहीं होती। या इंडिया में जो लोग कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कैश बेस्ड इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो लोग। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयड कौन है? यही तो हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, तो आके किसी भी घर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में काम करने लग गए। यानी गांव घर के ऐसे काम में लग गए जिसमें पापा पहले लगे हुए थे, चाचा पहले लगे हुए थे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही, तो घर के आके घर के बिजनेस में काम करने लग गए। तो ऐसे लोग तो आते ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में। इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ही लेबर फोर्स से कैलकुलेट होता है। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अंडर रिप्रेजेंटेड है। और बच्चों, ये 2023 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज सजेशंस इंप्रूवमेंट के लिए। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। एक हमारा सिलेबस का स्पेसिफिक टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेस ऑफ एआई। तो 2 चैप्टर हैं इसके ऊपर, उनको हम डिटेल में करेंगे, तब आपको बताऊंगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे मेजर किया जाता है। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो, जो लोग काम कर रहे हैं टू द एंटायर पॉपुलेशन, बढ़ रहा है। यानी कौन लोग? इकोनॉमिकली एक्टिव लोग। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? इकोनॉमिकली एक्टिव लोग जो देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो बढ़ रहे हैं। विमेन का रेट बढ़ रहा है, ठीक है जी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पीपल एज 15 ईयर्स एंड अबव स्लाइटली इंप्रूव हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैं बता चुका हूं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है जिसको नेक्स्ट पार्ट में आंसर करूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कहां ज्यादा होगी, रूरल इंडिया में ज्यादा होगी या अर्बन इंडिया में ज्यादा होगी? आपको आंसर करना है, कमेंट में बताना, या नेक्स्ट क्लास में आप पता लग जाएगा आपको। हाँ जी, ये कुछ होमवर्क है। हाँ जी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के 100% संभावना आ भी चुका है। क्वेश्चन आ चुका है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप प्लीज कमेंट में आंसर करना
नंबर 2, नाबार्ड की एक रिपोर्ट आती है, उसका नाम है रूरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेंटीमेंट सर्वे। ठीक है जी। इंडिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है जी। स्टेट के स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं जिनका, जैसे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज रजिस्टर्ड। ठीक है जी। क्वेश्चन आया मेंस के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग, और प्रीलिम्स के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी, और मेंस के अंदर आया स्टेट फॉलो फ्यू टैक्सेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। तो दीज आर द टैक्सेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। दे आर लेविड बाय द स्टेट, कलेक्टेड बाय द स्टेट, अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। ठीक है जी, प्रीलिम्स। देन अगेन सेफ हेवन एसेट्स, अगर आपको इनके आंसर ना मिले तो आई विल हेल्प यू, बट सेफ हेवन एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी द सेफ हेवन एसेट। वर्ल्ड में जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो लोग ना तो रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, ना ही फैक्ट्रीज लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदेंगे, गोल्ड। और गोल्ड का प्राइस वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी इंडेक्स बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, मैंने आपको दिखाया था, और गोल्ड का प्राइस 87,000 के पास पहुंच गया बच्चों। कुछ दिन पहले 72 था बेचारा, अब 87 पे फिर रहा है मारा मारा। क्यों फिर रहा है? वर्ल्ड में जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो लोग चाहते हैं कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, तो लोग पैसा कहां लगाते हैं, स्टॉक मार्केट से निकाल लेते हैं। रियल एस्टेट मार्केट, स्टॉक मार्केट गिरेगी और गिर रही है स्टॉक मार्केट इंडिया की, रियल एस्टेट से निकालते हैं, रियल एस्टेट जाम पड़ा है। रियल इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे फैक्ट्रीज नहीं लगाते, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते, तो लोग पैसा कहां लगाते हैं, गोल्ड, सोना सोना सोना। तो यही कर रहा है हमारा भारत। देन देयर इज ग्रोस एफडीआई वर्सेस नेट एफडीआई, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट को कवर करने में सक्षम है, 10 महीने के फॉरेक्स रिजर्व है, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है इंडिया इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड। होमवर्क, ग्रॉस वर्सेस नेट एफडीआई का डिफरेंस, जीएफएससी जीएफएफसीएफ का डिफरेंस, दोनों पढ़ने हैं, और सेफ हेवन एसेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसके बाद हम इंडिया के डीरेगुलेशन रिफॉर्म्स पे बात करेंगे।